हम सब महाभारत को एक परिवार की लड़ाई के तौर पे जानते हैं, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े से कहीं ज्यादा गहरी है। सोचिए, ये एक ऐसी कहानी है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के उस वक्त के गठबंधनों का एक तरह से पूरा नक्शा ही बना देती है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक हर एक राज्य शामिल था। तो सवाल ये उठता है कि भारत के उस महायुद्ध में आखिर कौन किसके लिए लड़ा? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ कि तमिलनाडु और केरल जैसे दूर दक्षिण के राज्य पांडवों के साथ खड़े थे, जबकि बंगाल और उड़ीसा जैसे पूर्वी राज्य कौरवों के साथ? बड़ा अजीब लगता है ना? इसका जवाब इस नक्शे में छिपा है। तो चलिए इस नक्शे को देखते हैं, और पहली नज़र में ही ये काफी हैरान कर देने वाला है। ये नक्शा कुरुक्षेत्र युद्ध के गठबंधनों को दिखाता है, और इसमें कौरवों और पांडवों के समर्थकों के बीच एक बहुत ही साफ, मतलब एक क्लियर जियोपॉलिटिकल डिवीजन दिखाई देता है। एक तरफ है नारंगी रंग में कौरवों के समर्थक और दूसरी तरफ हरे रंग में पांडवों के समर्थक। अब इस नक्शे को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले महाभारत के नेचर को समझना होगा। आखिर ये है क्या? क्या ये सच में इतिहास है या सिर्फ एक मिथोलॉजिकल स्टोरी? देखिए, इस पर आमतौर पर दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये पूरी तरह से फिक्शन है, और उनका पॉइंट भी सही है, क्योंकि इसमें कृष्ण का विराट रूप, भीष्म का इच्छा मृत्यु का वरदान और गांधारी की वो विनाशकारी आंखें, ये सब जादुई बातें हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सच है, लिटरल हिस्ट्री है, क्योंकि कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सारी जगहें तो आज भी मौजूद हैं। लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। इसको समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। इसे एक हिस्टोरिकल वड़ा पाव की तरह देखिए। मतलब जो आलू की टिक्की है वो है असली हिस्टोरिकल कोर, और उसके ऊपर जो पाव हैं वो है मिथोलॉजी की परतें। मतलब ये कि एक असल ऐतिहासिक घटना हुई जिसके चारों ओर वक्त के साथ पौराणिक कथाओं की परतें चढ़ा दी गईं। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि महाभारत कोई एक बार में लिखी गई किताब नहीं है। ये करीब करीब 1500 सालों में धीरे धीरे इवॉल्व हुई। इसकी शुरुआत हुई थी जय के रूप में, जो सिर्फ 8800 श्लोकों की एक सिंपल वॉर रिपोर्ट जैसी थी। फिर ये बनी भारत, जिसमें 24,000 श्लोक थे, और ये एक इमोशनल कहानी बन गई। और आखिर में ये बनी महाभारत, जिसमें 1,00,000 से भी ज्यादा श्लोक थे और भगवद गीता जैसा गहरा फिलॉसफी भी जोड़ दिया गया। तो अब ये सब समझते हुए चलिए वापस उस नक्शे पर चलते हैं और इस महायुद्ध का एक जियोपॉलिटिकल टूर करते हैं। देखते हैं कि आखिर कौन किसके साथ था। शुरुआत करते हैं टीम कौरव से। नक्शे में देखिए, उत्तर पश्चिम का पूरा इलाका नारंगी है। गांधार, जहां से गांधारी थी, वो तो जाहिर है कौरवों के साथ था, पर साथ ही यवन यानी कि ग्रीक, शक यानी सिथियन और पारसी जैसी विदेशी ताकतें भी कौरवों के पक्ष में थी। ये एक तरह से उनके पुराने इंडो ईरानी वर्ल्ड के साथ कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। अब जरा पूर्व की तरफ देखिए। यहाँ पर कर्ण ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अपने दिग्विजय अभियान से कर्ण ने अंग, कलिंग और बंग जैसे पूर्वी राज्यों की लॉयल्टी हासिल की, और इससे कौरवों की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो गई। वो क्लियर कट उस समय की डोमिनेंट पावर थे। अच्छा, अब बारी है टीम पांडव की। उनके जो मेन एलाइज थे वो थे मध्य भारत में, जैसे पांचाल, जहां से द्रौपदी थी, और मत्स्य। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात है दक्षिण में। चोल, पांडे और चेर जैसे इतने दूर के दक्षिणी राज्यों ने बिना किसी शक के पूरी तरह से पांडवों का समर्थन किया। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं था। कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने किसी एक का पक्ष नहीं लिया, जैसे द्वारका। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। कृष्ण ने तो पर्सनली पांडवों का साथ दिया, लेकिन अपनी पूरी की पूरी नारायणी सेना कौरवों को दे दी। मगध के 2 राजकुमारों ने अलग अलग साइड्स को सपोर्ट किया, और कश्मीर और नेपाल जैसे पहाड़ी राज्य तो पूरी तरह से न्यूट्रल रहे। वो इस लड़ाई से दूर ही रहे। तो अब तक हमने देख लिया कि नक्शे पर कौन कहाँ था, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों था, ये डिवीजन क्यों था? क्योंकि इस युद्ध की सतह के नीचे एक बहुत गहरा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट छुपा हुआ था। ये लड़ाई असल में 2 अलग-अलग वर्ल्ड व्यूज की थी। एक तरफ थे कौरव, जो उस समय की एस्टैब्लिश्ड, रिजिड, इंडो ईरानी वैदिक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते थे, और दूसरी तरफ थे पांडव, जो एक नई, ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा लोकल संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
और इसीलिए उन्हें वैदिक दायरे से बाहर की जनजातियों का भी सपोर्ट मिला। और पांडवों के कई काम उस समय की इस्टैब्लिश्ड वैदिक परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ थे, जैसे पॉलीएंड्री यानी 5 भाइयों की एक ही पत्नी द्रौपदी, फिर अर्जुन का एक नाग राजकुमारी उलूपी से शादी करना और भीम का राक्षसी हिडिंबा से शादी करना। ये सब उस वक्त के हिसाब से नॉन वैदिक प्रैक्टिसेस थीं। इस कल्चरल क्लैश को ना 2 देवताओं के सिंबल से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक तरफ है इंद्र, जो आप कह सकते हैं कि ये बल और आक्रामकता के प्रतीक हैं, जो अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ है कृष्ण, जो प्रेम और एकता का फिलॉसफी देते हैं, जहां हर जीव ईश्वर का ही हिस्सा है। और इसकी एक बहुत ही फेमस कहानी है जो इस बात का शानदार एग्जाम्पल है। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था ना, तो वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वो एक सिंबॉलिक मैसेज था, एक साफ संदेश कि अब इंद्र का युग खत्म हो गया है और एक नई लोकल कल्चर का उदय हो रहा है। तो आखिर में महाभारत की जो लास्टिंग लेगेसी है, वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल कल्चरल टेक्स्ट के तौर पे है, जो भारत को एक साथ जोड़ता है। महाभारत को इंडियाज़ कलेक्टिव फीवर ड्रीम कहा जा सकता है, मतलब भारत का एक सामूहिक सपना। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और भारत की इतनी सारी डाइवर्स कल्चर्स और टाइमलाइंस को एक सिंगल शेयर्ड नैरेटिव में पिरो देती है। तो पांडवों की जो असली जीत थी वो कुरुक्षेत्र की जमीन पर नहीं हुई। उनकी असली जीत थी भारत की कहानी में एक नया मोड़ लाना, भारत की उस कठोर इंद्र वाली भावना को एक इंक्लूसिव कृष्ण वाली भावना में बदलना। जैसा कि कहा गया है, सिंबल सिर्फ झूठ नहीं होते, वो अक्सर सच्चाई से कहीं ज्यादा यूजफुल होते हैं। वो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी से भी ज्यादा कीमती किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या किसी कहानी का सिंबॉलिक सच उसके असल इतिहास से ज्यादा पावरफुल होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।